नमस्कार। वास्तु आर्ट में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र दादिच आपका हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नींद हमारे जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे खाना खाना जरूरी है, भोजन करना जरूरी है, खेलना जरूरी है, एक्सरसाइज जरूरी है, पैसा कमाना जरूरी है, उतना ही जरूरी है आदमी को सोना। जनरली हम 28 से 33% तक हमारी लाइफ का जो हिस्सा है वो हम सोने में ही निकाल देते हैं। हमारे नए दिन की शुरुआत भी तो जो होती है वो सोने से ही तो होती है। आप सोकर के जब जागोगे तो नए दिन की शुरुआत होती है। एक छोटा बच्चा, एक नवजात शिशु जब पैदा होता है तो वो 18 से 20 घंटे सोता है। वहीं एक तरुण वो जो है वो 8 से 10 घंटे सोता है और एक वयस्क जो है वो 6 से लेकर के और 8 घंटे के बीच में उसको सोना चाहिए या वो सोता है। तो नींद हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा है। अगर इस नींद में कहीं गड़बड़ होती है तो केवल हमारा अगला दिन ही खराब नहीं होता, हमारा भविष्य भी इससे खराब होता है, हमारा प्रेजेंट भी इससे खराब होता है। तो नींद आना बहुत जरूरी है, क्योंकि भविष्य ऐसे खराब होता है कि नींद नहीं आने से कई तरीकों की बीमारियों का हमारे ऊपर असर पड़ जाता है। कई तरीके की बीमारियां हमारे इसमें होने लग जाती है। अगर हम बीमारी की बात करें तो मैं आपको नाम गिनाना चाहता हूं। स्लीप डिप्रीवेशन, इंसोमेनिया, स्लीप अपनिया, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, नार्कोलेप्सी, हार्ट डिजीज, किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर रहने लग जाता है, डायबिटीज होने लग जाती है, स्ट्रोक आता है, मोटापा, ओबेसिटी, डिप्रेशन। ये सारी बीमारियां जो है वो केवल एक नींद के नहीं आने से होती है। डिप्रेशन भी जो है वो भी एक सोने के ही कारण रहता है। जब भी आप देखिए जिसको डिप्रेशन रहता है तो डॉक्टर उसको मैक्सिमम नींद की यानी ज़्यादा समय तक सोने की दवाई देगा। तो हम मानते हैं कि जिसके भी डिप्रेशन है उसका एक ही इलाज है कि प्रॉपर नींद लेना, अधिक समय तक सोना। देखिए साइंस ने ये प्रूव किया है कि अगर आपका प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं तो आपका ब्रेन भी प्रॉपर काम नहीं करता। B12 की कमी आने लग जाती है नींद के कम आने से। तो ब्रेन जो है वो अपना फंक्शन कम करने लग जाता है। उसका एक कारण नींद भी है। तो नींद बहुत जरूरी है। नींद के नहीं आने से जो ब्रेन के ऊपर असर पड़ता है, साथ साथ में हमारी बॉडी के ऊपर भी असर करता है, हमारी फिजिकल लाइफ के ऊपर भी असर करता है, हमारी सेक्सुअल लाइफ पे भी उसका बड़ा प्रभाव रहता है। तो नींद के नहीं आने से डाइवोर्स, सेपरेशन, अलग अलग पति पत्नी का रहना, उसका भी एक कारण नींद है। और ये जो नींद है ये हमारे बेडरूम में गड़बड़ी होना के कारण हमारी नींद डिस्टर्ब रहती है। अगर हमारे बेडरूम में गड़बड़ी होगी, अगर बेडरूम का वास्तु ठीक नहीं होगा तो नींद प्रॉपर आ ही नहीं सकती है। तो जब नींद प्रॉपर नहीं आएगी तो मैरिटल लाइफ, हेल्थ वाइज, फैमिली लाइफ सब ही डिस्टर्ब हो जाती है। तो आप चाहे वास्तु में सब वास्तु करें, आप चाहे टॉयलेट का कराएं, चाहे आप घर का करें, चाहे आप मंदिर का करें, चाहे आप ब्रह्म स्थान निकालें, पर अगर बेडरूम को अगर आपने अवॉइड कर दिया तो आपकी नींद डिस्टर्ब होने का एक अहम कारण बेडरूम की वास्तु है। तो इसलिए बेडरूम की वास्तु सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए मेरा मानना यह है कि वास्तु तो कई तरीके की वास्तु है। मंदिर वास्तु भी है, ग्रह वास्तु भी है, 81 पदी है, 64 पदी है, शतपदी है। वास्तु के कई तरीके की वास्तु है। और इसमें 81 पदी की बात करूं, 81 पदीय वास्तु की अगर बात करूं तो उसमें भी कई नियम है, जिसमें द्वार का नियम भी अपनी जगह एक है। इसमें ब्रह्मस्थान के कई सारे नियम हैं।
पूजा के कई सारे नियम है, इसमें हमारे किचन के कई सारे नियम है, तो ऐसे खूब नियम है, पर अंत में तो आदमी आके सोता तो बेडरूम में ही है और ऑलमोस्ट 33% पार्ट अपनी लाइफ का तो वो बेडरूम में ही निकालता है। आप देखिए कि घर में भी अगर वो कम, घर में जितना भी टाइम देता है उसमें वो मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है कि वो बेडरूम में ही ज्यादा स्पेंड करता है। तो बेडरूम की वास्तु इसलिए इतनी ज्यादा जरूरी है। कई लोगों को देखा है, कहते हैं कि जी वास्तु तो करा ली पर कपल के अंदर सुख शांति नहीं है, या किसी एक पर्टिकुलर कपल में या एक बच्चे में या घर के किसी सदस्य में उसके हेल्थ के इश्यूज है। और जब जाकर के हमने उसको देखा तो उसके बेडरूम में वास्तु के दोष मिले ही मिले हैं। अभी कुछ दिनों पुरानी बात है, एक किसी का मकान मैंने बनाया था, तो उस मकान में उनको रेनोवेशन करा और मैं उनको पूरा बता करके सारा समझा करके आ गया। तो उनके क्या हुआ कि जब वो रेनोवेशन उन्होंने किया तो बेडरूम का साउथ ईस्ट के अंदर उसमें ना गड़बड़ी कर दी। तो साउथ ईस्ट में जैसे ही गड़बड़ी करी और रिनोवेशन में जैसे ही करने के बाद उस मकान, उस रूम के अंदर वो शिफ्ट हुआ, वो कपल, उनके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आने लगे, कभी गले में इश्यू आने लगे, कभी कभी बिना कोई बीमारी नहीं जो कि बीमारी हो गई और डॉक्टर भी उसका इलाज नहीं कर पा रहा। मेरे से फोन करके पूछे तो मैंने कहा जी आपका साउथ ईस्ट में इश्यू है। फोन के ऊपर उन्होंने दिखाया, मेरे को समझ में नहीं आया, पर बाद में जाकर के जब मैं गया फिजिकली मैंने वहां देखा तो साउथ ईस्ट की स्कर्टिंग उन्होंने टेढ़ी लगा करके और अग्निकोण जो है वो कम से कम 3 इंची के आसपास उन्होंने बढ़ा दिया था। उसके बाद से उनके हेल्थ के इश्यूज बढ़ते चले गए। जैसे ही हेल्थ के इश्यूज को, वो अग्निकोण को ठीक किया, उसके बाद से अब तक वास्तु रूप से जो हेल्थ के इश्यूज उनके चालू हुए थे वो बिल्कुल खत्म हो गए। तो मैं यह बता रहा हूं कि कैसे एक बेडरूम का वास्तु ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो किसी भी वास्तु की जब हम शुरुआत करते हैं, वास्तु को जब एग्जामिन करने लगते हैं, तो सबसे पहले देखना चाहिए उसका दरवाजा, उसकी एंट्री देखनी चाहिए, क्या वो सही है या गलत है। तो बेडरूम को, चाहे कोई सा बेडरूम हो, वो किड्स बेडरूम है, चाहे वो मास्टर बेडरूम है, चाहे वो स्टडी बेडरूम है, डॉटर का रूम है, पेरेंट्स का रूम है, तो सबसे पहले आप देखें कि उसका दरवाजा ठीक है या नहीं है। दरवाजे से क्या मतलब कि तुलसीदास जी ने एक बड़ा सुंदर रचना उन्होंने करी रामचरितमानस की, तो उसमें एक चौपाई मेरे को याद आई है। तो कहते हैं तुलसीदास जी कि मुखिया मुख सो चाहिए और खान पान सो एक, और पालई पोषई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। यानी मुखिया जो है वो मुंह की जैसा होना चाहिए, यानी मुंह, केवल एक मुंह से, खान पान से सही होने से वो सारे शरीर के सारे अंगों को जैसे पोषण कर देता है, वैसे ही अगर घर के कमरे की, आपकी जो कमरे की अगर एंट्री सही होगी तो उसकी बाकी सब चीजें तो वैसे ही ठीक हो जाएगी। यानी अगर द्वार ठीक होगा तो उसके अंदर, हमारे उस बेडरूम के अंदर जितने भी बेडरूम के पार्ट्स है उनकी वास्तु वैसे ही ठीक होती चली जाएगी। जैसे कि एंट्री सही होते ही अब बेड का पोजीशन भी मैंने देखा है प्राय सही हो जाता है, अलमीरा का पोजीशन भी प्राय ठीक हो जाता है, तो विंडोज की पोजीशनिंग भी ठीक हो जाती है मैक्सिमम टाइम पे, ये सब चीजें सही हो जाती है अगर एक एंट्री ठीक होती है। तो एंट्री के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि वास्तु के अंदर आपका कोई भी दरवाजा हो, देखिए वो पहले उच्च कोटि में होना बहुत जरूरी है। अगर वो निम्न कोटि में है तो बाकी इन सब चीजों के ऊपर अगर हम अंदर की बाकी सब चीजें ठीक करते रहे, पर फिर उसका रिजल्ट प्रॉपर नहीं आ पाता। अगर बेड भी मान लीजिए सही दिशा सराहना है, अलमारी भी सही है, पर आपका एंट्री ही, आपका मुंह ही गलत हो गया, तो उच्च कोटि के अंदर आप कोशिश करें कि मेन एंट्री जो है बेडरूम की वो उच्च कोटि में ले। तो जो हमारे बेडरूम की चौखट है,
इसके लिए भी हमने शास्त्र में पूजा रखी गई है। तो यानी कि मुख्य द्वार की चौखट जो हमारे घर में प्रवेश करते हैं उसकी चौखट, और जो हमारे बेडरूम की चौखट, वो भी शुभ मुहूर्त में ही लगनी चाहिए। जब भी आप नया मकान बना रहे हैं, जब भी आपका किसी भी बेडरूम की चौखट लगाएं तो वो शुभ मुहूर्त में करें। अगर शुभ मुहूर्त अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो आप दिन देखिए, आप सोमवार देखिए, आप बुधवार देखिए, आप शुक्रवार देखिए। तो आप इन सौम्यवारों को ही आपके घर की या और आपके बेडरूम की चौखट की स्थापना कीजिए। जब आपके घर, आपके बेडरूम की जो चौखट है, देखिए एक तो उसमें दरार नहीं आनी चाहिए, जॉइंट नहीं होना चाहिए, इसके अंदर दीमक बिल्कुल नहीं लगी होनी चाहिए। ये सब चीजें अशुभ है, क्योंकि जो आपके जहां से हमारी पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करती है, एंटर होती है, वहीं अगर गड़बड़ है तो शुभ नहीं है। तो इन चीजों का, यानी कि जो हम लकड़ी लगाएं चौखट के लिए वो मुड़ी हुई नहीं हो, अगर है मुड़ी हुई है तो उसको प्रॉपरली आप पहले से ठीक करें। अगर आपका बेडरूम बना बनाया है तो उसमें फिर चौखट की ढंग से उसको रखें कि उसमें कहीं क्रैक नहीं आ जाए, उसमें कोई होल नहीं हो जाए, उसमें दीमक नहीं लग जाए। तो इन चीजों का चौखट के लिए विशेष ध्यान रखें। चौखट के बाद में जो डोर होता है, डोर के लिए क्या लिखा है शास्त्र में कि दरवाजा जो है वो एक तो मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। दरवाजे में मैंने देखा जैसे बेंड हो जाता है, वो ठीक नहीं है। कई बार हम ऊपर से पुश करते हैं, कई बार नीचे की तरफ से दरवाजे को पुश करते हैं, तो उसी तरफ से वो दरवाजा बेंड होने लग जाता है। तो जब हम दरवाजा लगाएं तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमारा दरवाजा मजबूत होना चाहिए, जिससे कि वो मुड़े नहीं। टूटा फूटा दरवाजा भी शुभ नहीं है। ये तो एक आम सी बात है कि अगर आपके बेडरूम का दरवाजा ही अगर खंडित है तो वहां से तो जो भी एनर्जी प्रवेश करेगी वो नेगेटिव ही करेगी, वो पॉजिटिव एनर्जी कहां से प्रवेश करेगी। तो खंडित दरवाजे को जहां तक हो सके अवॉइड करना चाहिए। जो दरवाजा आप लगाए वो ओपन होते समय आवाज नहीं करना चाहिए। कई सब जगह देखते हैं कि आप देखिए, नोटिस करिए आप कि जब भी आपका वास्तु में लिखा है कि आवाज नहीं होनी चाहिए दरवाजे में, अब आप इसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करेंगे कि अगर आपके घर के अगर जब कोई भी दरवाजा है, चाहे वो मुख्य द्वार है, लोहे का है, मेन एंट्री द्वार है, या आपके बेडरूम का द्वार है, और उसके अंदर अगर साउंड आता है, उसमें चर चर की जो आवाज आती है वो एक अनोइंग साउंड होती है, वो आदमी के अंदर वो चिड़चिड़ापन देती है। वास्तुशास्त्र भी तो ये कहता है कि आवाज नहीं आनी चाहिए। तो अगर आवाज आ रही है तो आप उसमें ऑयलिंग करें, ग्रीसिंग करें और उस दरवाजे को आवाज से मुक्त करें। दूसरा, कभी भी आप जो दरवाजा बनाएं तो वो सीधे हाथ से खुलना चाहिए, यानी वो क्लॉकवाइज खुलना चाहिए। अगर एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि जैसे ही आप किसी भी कमरे में, किसी भी भवन में आप प्रवेश करते हैं तो ये है कि आपका राइट साइड का जो पार्ट है वो पहले प्रवेश करना चाहिए। यानी अगर हमारा दरवाजा में, अगर आप किसी भी दरवाजा खोलोगे तो सबसे पहले आपका हाथ ही तो एंटर हुआ, और वो अगर सीधा हाथ होगा तो बहुत ज्यादा शुभ है, वो सीधा होगा तो बहुत ज्यादा शुभ है। तो इसलिए कोशिश करें कि दरवाजा जो है वो क्लॉकवाइज खुले। अगर क्लॉकवाइज नहीं खुल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो भी इसको लेकर के इतना ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। पर हाँ, अगर मुख्य द्वार है, अगर मेन एंट्री गेट है, वो तो क्लॉकवाइज ही खुलना चाहिए, या फिर वो डबल पल्ले का होना चाहिए। बेडरूम जरूरी नहीं है कि डबल पल्ले का बनाए, वो सिंगल पल्ले का भी बनाया जा सकता है। मुख्य द्वार के लिए ये सब छोटी छोटी बातें आपको ध्यान देनी चाहिए। हाँ, द्वार के सामने, यानी कि प्रवेश होते समय और सामने की तरफ कोई द्वार वेद नहीं आना चाहिए, कोई बीच में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए। ऑब्स्ट्रक्शन से क्या मतलब हुआ कि सामने घुसते ही अलमारी आ गई, वो गलत है। घुसते ही कोई पॉट आ गया, वो गलत है। घुसते ही बेड आ गया। तो दरवाजे से घुसते ही सामने का हिस्सा खाली होना चाहिए, और वो मिनिमम जो है
वो 2.5 यानी 2.5 गुना, यानी आपके दरवाजे की चौड़ाई अगर 3.5 फीट है या 3 फीट है तो 3 का 2.5 गुना कर लीजिए, 3 3 6 और आपका 1.5 और जोड़ लिए 7.5 फीट तक, दरवाजे से 7.5 फीट तक सामने कुछ नहीं आना चाहिए या द्वार वेद नहीं होना चाहिए। आप जब किसी भी द्वार में प्रवेश करें तो द्वार के ऊपर कोई बीम नहीं होनी चाहिए, यहां तक कि कोई फॉल सीलिंग का पार्ट भी दरवाजे के ऊपर नहीं आना चाहिए। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ों का आप दरवाजे के ऊपर ध्यान दें और आपके अपने कमरे की वास्तु का सबसे पहला जो अध्याय है, दरवाजा जो है उसकी वास्तु बिल्कुल ठीक करें। आपके मंगल ही मंगल होगा और आपकी ग्रोथ ही ग्रोथ होगी और सुख शांति आपके घर के अंदर रहेगी। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे हमारे इसके बी पार्ट के साथ। नमस्कार।